उससे कंपनसेशन जनरली नहीं मांगा जा सकता। लेकिन इसके अपवाद बताती हैं सीपीसी की धारा 91 और 93। इन धाराओं में 3 ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिनसे ऐसा पर्सन जो कि पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है उसके खिलाफ भी सिविल केस चला करके कंपनसेशन मांगा जा सकता है। भोपाल गैस कांड में यही प्रोसीजर अप्लाई किया गया था। क्या क्या है इसमें? सेक्शन 91 और 93 में कुल मिला के 3 पद्धतियां, 3 प्रोसेस हैं, 3 रास्ते हैं। एक थ्रू एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, किसी राज्य का महाधिवक्ता चाहे तो वो पब्लिक न्यूसेंस के लिए कंपनसेशन के लिए राज्य के लिए ओर से प्रतिनिधि के तौर पर मुकदमा कर सकता है। दूसरा, एनी ऑफ टू सफरर ऑफ पब्लिक न्यूसेंस में फाइल ए सूट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द सफरर। उस लोक उपताप से जितने भी पीड़ित हैं उनमें से कम 2 लोग अन्य सभी के प्रतिनिधि के रूप में अगर वाद लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। और तीसरी प्रोसीडिंग है कि स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से कलेक्टर या कोई अदर पब्लिक ऑफिसर पब्लिक न्यूसेंस करने वाले के अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए सिविल केस कर सकता है। तो इस तरह से आपने पार्ट 5 को पढ़ लिया। इसमें 3 ग्रुप में आपने पढ़ा, सेक्शन 89, सेक्शन 90 और 91 to 93। अब हम चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 स्पेशल सूट की बात करता है, विशेष मामलों की बात करता है। वैसे तो सीपीसी में अगर हम आर्डर से देखें तो आर्डर 27 से आर्डर 37 तक स्पेशल केसेज हैं, स्पेशल सूट्स हैं। स्पेशल सूट्स में क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग से अप्लाई हो जाती है, यानी पार्ट 1 में जो प्रोसीडिंग दी गई है उसके अलावा भी कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग से अप्लाई होती हैं, इसी नाते इसको अलग से लिखा गया। लेकिन पार्ट 4 में केवल 2 ही स्पेशल सूट की चर्चा है, यानी आदेशों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स देयर आर 13 काइंड्स ऑफ स्पेशल सूट्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट 4 देयर आर जस्ट 2 स्पेशल सूट्स। यानी इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि पार्ट 4 जो है केवल 2 प्रकार के विशिष्ट मामलों की चर्चा करती है, जबकि इन 2 पर भी आदेशों में चर्चा है और अन्य 11 और विशेष वादों पे चर्चा है। भाग 27 से आदेश 27 से आदेश 37, आर्डर 27 टू आर्डर 37। आर्डर 27 टू 37 11 हो रहे हैं और 27A एंड 32A, तो टोटल 13 आर्डर्स हैं जो स्पेशल सूट्स के लिए स्पेशल प्रोसीजर बनाते हैं। खैर, हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, आर्डर्स हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट 4 सेक्शन 79 टू सेक्शन 88 है। इसको 2 भाग में बांटिए, सेक्शन 79 टू सेक्शन 87B। इन एक्सेप्ट सेक्शन 88 all other sections must be categorized in a single group and section 88 is in second group। धारा 88 को दूसरे वर्ग में रखिए और 88 को छोड़ के शेष सारी धाराओं को एक ग्रुप में। ये 79 to 87B में जो धाराएं लिखी गई हैं, इनमें जो प्रोविजंस है उसमें एक प्रकार की विशेष मामले की बात की गई है, सूट बाई स्टेट और देयर पब्लिक ऑफिसर्स और अगेंस्ट स्टेट आर देयर पब्लिक ऑफिसर। यानी राज्य या उसके लोक सेवकों द्वारा अथवा राज्य या उसके लोक सेवकों के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वाद। तो ये वाद जब किया जाएगा तो किसे डिफेंडेंट बनाया जाएगा, या अगर वो करेंगे तो वादी में किसको लिखेंगे? तो यहां लिखा हुआ कि अगर भारत संघ का मामला है तो भारत संघ लिखा जाएगा और राज्य का मामला है तो उस राज्य का नाम लिखा जाएगा वादी प्रतिवादी के रूप में। यह सेक्शन 79 बताता है। सेक्शन 80 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोटिस की बात करती है। वो कहती है कि बिफोर 2 months नोटिस आपको देनी ही पड़ेगी। कब से? बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट स्टेट और अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिसर ऑफ स्टेट। राज्य के विरुद्ध अगर कोई मुकदमा करना है या राज्य के लोक सेवक के विरुद्ध करना है तो आपको 2 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी। नोटिस कहां देनी होगी ये भी सेक्शन 80 बताती है। और क्या कभी उस एक्सेप्शनल पोजीशन में नोटिस देने से छूट मिल सकती है, रिबट मिल सकता है? बिना नोटिस दिए भी अगर मुकदमा ले जाना चाहे कोई पर्सन तो क्या उसे सुना जा सकता है? तो सेक्शन 80 इसके बारे में भी प्रोविजन करती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्सेप्ट रेलवे डिपार्टमेंट अगर मुकदमा करना होगा तो उस संबंधित डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को नोटिस देनी पड़ेगी। अगर रेलवे डिपार्टमेंट को मुकदमा करना है तो आपको जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट को नोटिस देनी पड़ेगी। अगर आपको जम्मू कश्मीर राज्य पे मुकदमा करना है तो सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट को देनी पड़ेगी। अगर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा करना है
तो संबंधित विभाग के सचिव को आपको नोटिस देनी पड़ेगी। ये बात सेक्शन 80 में लिखी हुई है और ये नोटिस दिए जाने के कम से कम 2 महीने बाद ही आप मुकदमा ले आ पाएंगे। इसका बेसिक पर्पज ये रहा है कि सरकार खुद अपने आप में कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो स्वयं कमिटेड है इंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए। तो हो सकता है कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए जब खुद कमिटेड है, उसे जैसे नोटिस मिलेगी कि कोई आदमी जेन्युइन मांग कर रहा है, शायद वो फुलफिल कर दे। इस नाते नोटिस की बात की गई ताकि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा ना हो। बट ये दुर्भाग्य है कि आज भारत में जितने मुकदमे पेंडिंग हैं उसमें से सबसे ज़्यादा रेशियो, सबसे ज़्यादा संख्या में मुकदमे सरकार के या उनके लोकसेवकों के खिलाफ हैं, यानी नोटिस का पर्पज जो था वो सर्व नहीं हुआ। खैर, इस प्रकार आपने ये समझ लिया कि भाग 4 में जो एक पार्ट है पूरा, वो है राज्य के द्वारा या राज्य के विरुद्ध अथवा राज्य के लोक सेवक के द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमे की विशेष प्रक्रिया। अब एक बात और बता दें, इसी क्रम में पहले ही भाग में, भाग 4 के पहले भाग में विदेशी राज्य के विरुद्ध मुकदमा करना होगा, राजदूत वगैरह पे करना होगा, तो इनके बारे में प्रोसीडिंग लिखी गई है, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरे ग्रुप में चलते हैं, पार्ट 4 के दूसरे ग्रुप में, जिसमें सेक्शन 88 अकेले अपने आप में आती है। 88 में इंटरप्लीडर की बात की गई, अंतराभिवाची बात की गई है। अंतराभिवाचीवाद क्या होता है? यह एक बहुत ही रोचक बात है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। कभी कभी किसी पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी होती है जो उसकी अपनी नहीं होती है, उसके पास वो चाहे किसी भी पर्पज से चली गई होती है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी पर्सन को वो डिलीवर कर दे, लेकिन डिलीवरी से पहले उसका भी कुछ राइट उसमें हो जाता है। क्या कि वो कुछ चार्जेस पाएगा, कुछ कंसिडरेशन पाएगा। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी बनवाने के लिए दी गई, तो बनाने वाला घड़ी बनाने का पैसा तो पाएगा ना, और अगर आप पैसा न दें तो तब तक वो होल्ड करेगा। अगर होल्ड ही रखने दें और आप पैसा ना दें तो वो पैसा के रिकवरी के लिए सूट फाइल करेगा। तो हम इस तरह की सूट की बात यहाँ कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के रूप में। सपोज करिए कि ए एक पर्सन है जिसके पास जो कुरियर कंपनी चलाता है और उसके पास कोई कुरियर आया हुआ है बी के नाम से। जब वो डिलीवर करने जाता है बी को, तो देखता है सेम एड्रेस पे 2 लोग हैं जिनके नाम बी है, और वो दोनों ही पर्सन, हम लोग यहां सपोज कर लेते हैं B1 एंड B2 ताकि हम बात कर सकें। तो वो B1 और B2 दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये नाम उनका है और ये सामान उनको चाहिए। यहां ए का क्या उस सामान में जो कुरियर से आया है कोई अपना इंटरेस्ट है? जी नहीं, उसका इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि जो उसका भाड़ा बनता है वो मिल जाए। अगर नहीं मिला है तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस केस में डिलीवरी देने पर उसे पैसा लेना है, तो उसका इंटरेस्ट किसमें है? डिलीवरी पर जो पैसा मिलना उसमें है, और वो रेडी है बिल्कुल वो थिंग डिलीवर करने के लिए, जो इंटाइटल्ड पर्सन को डिलीवर करने के लिए वो रेडी है। लेकिन हाउ कैन ही डिसाइड दैट हु इज जेन्युइन पर्सन, हु इज इंटाइटल्ड फॉर डिलीवरी? तो ऐसे में वो सेक्शन 88 के तहत ऑर्डर 35 साथ में पढ़ना होगा, एक सूट फाइल करता है कोर्ट में और उसमें B1 और B2 दोनों को डिफेंडेंट बना देगा और कोर्ट से कहेगा आई एम रेडी टू डिलीवर द पोजीशन ऑफ द थिंग, फिर द पार्टी विल पे माई कॉन्सिडरेशन, पे द कॉन्सिडरेशन टू मी, माई चार्जेस टू मी। ऐसे में कोर्ट B1 और B की हैसियत डिसाइड करने से पहले क्या करेगा? क्योंकि तीनों लोग इस बात पे सहमत हैं कि ए का चार्ज मिलना चाहिए और ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? B1 B2 दोनों से बोलेगा कि आप इसका पैसा दीजिए और ए का पैसा देकर के उसको सूट से बाहर कर दिया जाएगा। देन आफ्टर B1 और B2 को में से एक को प्लेंटिफ और दूसरे को डिफेंडेंट मान के केस आगे चलाया जाएगा, जिसके टाइटल प्रूव हो जाएगा उसे सामान दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं इंटर प्लीडर, यानी जो प्लीडर्स हैं उन्हीं के बीच बात है। जो कभी डिफेंडेंट थे वो एक्चुअली डिफेंडेंट नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक दूसरे के प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड इंटर प्लीडर। तो ये सेक्शन 88 है और इसके साथ ऑर्डर 35 पढ़ना होगा। इस तरह से हम लोग भागों के बारे में, पार्ट्स ऑफ सीपीसी के बारे में एक जनरल स्टडी आज कर लिए, दो क्लासेज मिला करके, जो पिछली वीडियो क्लास आपके पास है और जो ये क्लास है। अगली वीडियो क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आदेशों पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग दोबारा मिलेंगे। ओके।